मेरे प्रिय छात्रों, आज के वीडियो क्लास में हम लोग जिस विषय को लेकर के हाजिर हैं वह विषय हम लोगों का है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन जो है, जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग जो है मुद्रा अस्फीति भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको डिफ्लेशन कहा जाता है। डिफ्लेशन, मुद्रा अस्फीति या मुद्रा संकुचन, ये तीनों एक ही शब्द हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इसका व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। क्या होता है मुद्रा अस्फीति में या मुद्रा संकुचन में? क्या होता है? होता क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने मुद्रा अस्फीति पढ़ा था, इन्फ्लेशन पढ़ा था। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन की जो स्थिति होती है वहाँ महंगाई, हम लोगों ने देखा था, महंगाई बढ़ जाने की वजह से बाजार की स्थिति बिगड़ जाती है। ठीक अपोजिट क्रिया है। अब मान लीजिए कि हम लोग किसी समय अवधि के सापेक्ष में, चूँकि उसमें भी हम लोगों ने समय अवधि की बातें की थी, यहाँ भी हम लोगों को समय अवधि की बातें करना है, क्योंकि किसी समय अवधि के सापेक्ष में ही कोई भी बातें कंपेयर किया जाता है कि मुद्रा के साथ क्या हो रहा है, मुद्रास्फीति की स्थिति है या मुद्रा अस्फीति की स्थिति है। या जो भी हम लोग जो भी जस्टिफाई करते हैं, जो भी वैल्यूएशन मूल्यांकन करते हैं, वह किसी समय अवधि के सापेक्ष में करते हैं। यहाँ हम लोग समय अवधि जो लेने जा रहे हैं वो हम लोग जैसे मार्च 2021 की बात कर रहे हैं। एक हम लोग ऑब्जेक्ट लिए हैं या वस्तु कमोडिटी लिए हैं जिसको हम लोग सेब के नाम से, एप्पल के रूप में हम लोग जानते हैं। ये एप्पल जो हम लोगों ने लिया है यहाँ पर, सेब यानी एप्पल की बात हम लोगों ने जो किया है, ये एप्पल से हम लोग कंपेयर करेंगे कि इसका प्राइस मार्च 2021 में क्या था। और मार्च 2021 में, जैसा कि पीछे हम लोगों ने बताया था कि एक समय अवधि हम लोगों ने पहले भी लिया था मुद्रास्फीति में, वैसे ही मार्च 2021 में हम लोगों ने लिया है यहाँ 1 kg एप्पल हम लोगों ने खरीदा, 1 kg सेब हम लोगों ने खरीदा। तो जब मार्च 2021 में 1 kg सेब खरीदे गए तो उस वक्त हम लोगों को प्राइस जो देना पड़ रहा था 160 रुपीज़ अप्रोक्सीमेट, उसका प्राइस वैल्यू वहाँ पर था लगभग। यही चीज़ सितंबर 2021 में जब आप जाते हैं खरीदने तो 1 kg सेब का प्राइस जो है वो अबाउट 80 रुपीज़, 80, 90, 100 ऐसे लगभग प्राइस चल रहे हैं। तो सामान्यतः हम लोग इसको देख रहे हैं, अधिकतम बाजार में उपलब्ध जो है वो 80 रुपये के रेट में लगभग उपलब्ध है। कारण क्या है? यहाँ पर दो चीज़ें पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कारण, यहाँ जो कारण है इसके उत्पादन में वृद्धि हो जाना एक कारण हो सकता है, या दूसरा कारण ये हो सकता है प्राइस का नीचे गिरने का कारण कि लोगों के पास रुपए की कमी हो सकती है, लोग खरीदने की स्थिति में ना हो, इस वजह से वस्तु का प्राइस गिर सकता है। तो सबसे पहला जो हम लोग कारण देखते हैं, जो उत्पादन में अगर वृद्धि हो गई, उत्पादन अधिक हो जाना। तो यहाँ सेब के साथ क्या कंडीशन है? मार्च के महीने में सेब का जो सीजन होता है वो ऑफ सीजन होता है, मतलब उस पर उसका उत्पादन कम हो जाता है। तो उत्पादन कम होने के वजह से क्या होता है, उसका प्राइस लेवल, सप्लाई कम हो जाएगा। जब उत्पादन कम होगा वस्तु की सप्लाई कम हो जाएगी, वस्तु की सप्लाई कम होगी और डिमांड यथावत अगर बाजार में बनी हुई है, मांग जो है वो यथावत बनी हुई है, तो वहाँ अब क्या होगा कि प्राइस लेवल बढ़ता चला जाएगा, वस्तु का कीमत बढ़ता चला जाएगा। अब वर्तमान परिदृश्य में जो सितंबर का समय हम लोग देख रहे हैं, अभी इस वक्त क्या है कि अभी वस्तु का उत्पादन यानी कि सेब का जो उत्पादन है वो अधिक है, मतलब पूरी पर्याप्त सेब का जो एक्चुअल उत्पादन होता है उस स्टेज में सेब का उत्पादन पहुंचा हुआ है। इस वजह से क्या हुआ कि अब हम लोग 1 kg सेब के लिए हम लोग 80 रुपये ही दे रहे हैं, यानी उसका जो प्राइस है वो गिर गया है। बातें यहाँ दो हुई। फिर जो पीछे हम लोग देखे थे कि वहाँ पर बातें जो थी, दो बातें हम लोग देखे थे, वैसे ही फिर मुद्रा अस्फीति या मुद्रा संकुचन में भी हमारी दो बातें हो रही हैं। पहली बात हमको क्या हो रही है कि वस्तु का मान कम हो जाता है। वस्तु का मान कम होना, मान यानी वैल्यू हो जाता है, वस्तु का जो वैल्यू है ये कम हो गया है। तो वैल्यू जो कम हुआ वस्तु का, ये 1 kg वस्तु के लिए हम लोग जो प्राइस दे रहे थे उतने ही प्राइस में अभी हम 2 kg वस्तु खरीद सकते हैं। तो 1 kg वस्तु के प्राइस में जब 2 kg हम लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि वस्तु का कीमत घट गया है, वस्तु का जो वैल्यू है, मान है, वो घट गया है। तो अब वस्तु का मान घटना दूसरे चीज को हम लोगों को बताता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ 160 जो था, अब इस समय में 160 में हम लोग 2 kg हम लोग सेब खरीद सकते हैं, यानी कि मुद्रा की जो क्रय करने की शक्ति है वो बढ़ गई। मुद्रा की क्रय करने की शक्ति का बढ़ना और वस्तु के मान यानी वस्तु के वैल्यू का कम होना, ये जो दोनों स्थिति होती है, इसी दोनों स्थिति को हम लोग सामूहिक रूप में एक साथ लेकर के जो हम कहते हैं वह कहते हैं मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति शब्द से संबोधित किया जाता है, इंग्लिश में जिसको हम लोग डिफ्लेशन शब्द से संबोधित करते हैं। तो डिफ्लेशन में क्या होता है, किसी समय अवधि के सापेक्ष में, जैसे मार्च के रिस्पेक्ट में उन्होंने सितंबर 2021 को लिया, किसी समय अवधि के सापेक्ष में
जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो इस स्थिति को मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। इस स्थिति में होती क्या है, दो बातें होती हैं। पहला, वस्तु का मान गिर जाता है, यानी वस्तु की वैल्यू जो है, कीमत जो है वो गिर जाती है। और दूसरा जो होता है वह होता है कि मुद्रा की क्रय करने की शक्ति बढ़ जाती है। जब वस्तु सस्ता होगा, कम कीमत होगा, तो मुद्रा की क्रय करने की शक्ति गिर जाएगी। यहाँ जो अब बातें हम लोगों के सामने आएंगी, जो मुद्रा अपस्फीति की स्थिति हम लोगों ने देखा, इसका कारण, मुख्य कारण सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं, यह कारण होता है वस्तु का उत्पादन का अधिक होना, पहला चीज होता है। लेकिन यही चीज मंदी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। मंदी, जिसको रिसेशन कहा जाता है। दूसरा टर्म जो हम लोग यहाँ लेंगे वह लेते हैं रिसेशन, जिसे हिंदी में मंदी कहा जाता है। मंदी में क्या हुआ, मंदी भी सेम टाइप चीज है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ उत्पादन अधिक बढ़ी थी, तो उत्पादन अधिक होने के वजह से जो वस्तु का कीमत था वो कम हो गया। लेकिन मंदी यानी रिसेशन में क्या होता है, यहाँ लोगों के आय में कमी हो जाना, इनकम में कमी हो जाने की वजह से रिसेशन आ जाती है। वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होने से सिर्फ रिसेशन नहीं होगी, क्योंकि उत्पादन तो आप अगर सामान्य स्थिर है तब मंदी होती है। तब हम लोग अगर स्थिर उत्पादन है और मंदी का कारण है, तो उसका कारण एक ही होता है कि आय में कमी हो जाना। जैसे वर्तमान परिदृश्य में अगर हम लोग देखते हैं, तो वर्तमान परिदृश्य में पूरे बाजार में अभी हम लोग पूरी इकोनॉमी जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों के पास इनकम की कमी हो गई है। लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो पैसे नहीं है तो लोग खरीदारी कहाँ से करेंगे, तो डिमांड हमारी प्रभावित है। अब डिमांड प्रभावित है क्योंकि पूरी कोरोना संकट में लोगों का जॉब चला गया, नौकरियां नहीं रही, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया। अब ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि रिसेशन की स्थिति देखने को मिल रही, मंदी की स्थिति देखने को मिल रही है। तो यह स्थिति जो है, जब वस्तु का उत्पादन यथावत रहे और उसमें उस परिस्थिति में अगर मुद्रा संकुचित हो जाए या अपस्फीति की स्थिति देखी जाए, मतलब डिमांड कम हो जाती है बाजार में, तो इस स्थिति को रिसेशन या मंदी कहते हैं। लेकिन अगर वस्तु का उत्पादन बढ़ जाए और लोगों के इनकम स्थिर हो, इनकम में परिवर्तन नहीं हो, आय यथावत रहे और उत्पादन के बढ़ने के वजह से अगर उसके कीमत में कमी आती है, तो वह स्थिति कहलाती है मुद्रा अपस्फीति। अब सुधरेगी कैसे, दोनों के साथ हम लोगों को प्रश्न बनता है कि दोनों को हम लोग कैसे सुधारेंगे। अगर स्थिति मुद्रा अपस्फीति की है, डिफ्लेशन की है, तो इसको सुधारने के लिए क्या करना है, इसको सुधारने के लिए हमको क्या करना है, जो अतिरिक्त उत्पादित वस्तु है उसका दो प्रयोग हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि जितना आपके पास प्रोडक्ट अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा हो गया है, जिस वजह से बाजार असंतुलित है, उसका कीमत घटने लगा है। अब ऐसे में क्या दिक्कत होगी, जो व्यक्ति उत्पादित, किसान अगर उत्पादित किया तो उसको प्राइस सही नहीं मिलेगा, प्राइस सही नहीं मिलेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो बेकार चला जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट उसने सपोज कीजिए ज़्यादा किया और उसके अनुसार से उसको रिटर्निंग नहीं आई, तो अब वहाँ समस्या हो जाएगी कि अब किसान का जो कर्ज है, चाहे जैसे भी उसने जो भी लिया है वो सब उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो अब यह ज़रूरत होती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार क्या करे कि उसके उत्पादित वस्तुओं को किसी न किसी रूप में बाजार में उपलब्ध करवाए। तो यहाँ तीन चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। पहली चीज़ क्या देख सकते हैं कि सरकार जो है उस जो एक्स्ट्रा उत्पादित वस्तु है उसका एक समर्थन मूल्य, जैसे एमएसपी की बात हम लोग सुनते हैं कि समर्थन मूल्य एक निर्धारित करे। अब समर्थन मूल्य निर्धारित करके सरकार खुद से उसको खरीद ले और खरीद करके उसका स्टोरेज कर ले। अगर स्टोरेज करने वाली वस्तु है तो उसका स्टोरेज सरकार खुद कर सकती है और उसको उस समय उसका सप्लाई शुरू करवाए, जबकि वस्तु की आपूर्ति कम होती है, उत्पादन कम होती है, तो उस वक्त उसका सप्लाई शुरू करवाए। एक ये स्टेज हो सकता है। दूसरा स्टेज क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि वस्तु का उत्पादन अधिक है और हम लोग अगर उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे देश में उसके उत्पादन कम है, उस वक्त उसकी सप्लाई नहीं है और वहाँ पर अगर हम उसकी सप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर जो है हमारी इस प्रकार से वस्तु का खपत बाहर में हो सकता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सरकार को डंपिंग चार्ज भी दे सकती है। जैसे मान लीजिए दूसरे देश में आप सप्लाई करना चाहते हैं और वहाँ पर वस्तु का जो है डिमांड है, लेकिन वहाँ की वस्तु की जो उपलब्धता है वह आपके वस्तु के रिस्पेक्ट में अगर प्राइस उसका कम है तो आपकी वस्तु का डिमांड नहीं होगा। तो सरकार यहाँ एक क्या करती है, यहाँ एक डंपिंग कंडीशन लगाती है। डंपिंग की प्रक्रिया होती है, डंपिंग इसको कहते हैं। डंपिंग हिंदी में इसको राशि पतन कहा जाता है।
ये राशि पतन की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, छूट दे देती है। पहली बात है, एक्सपोर्ट पे हमारे यहाँ टैक्स होता नहीं है। उसके बाद रही बात कि अब डंपिंग में क्या हो, जैसे सब्सिडी दे दी सरकार ने या एक्स्ट्रा लिबर्टी दे दी, जो एक्चुअल प्राइस आपका है उससे कम प्राइस पर सरकार ने व्यवस्थाएं करके और आपके प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचवाने की प्रक्रिया कर दी। यह प्रक्रिया डंपिंग कहलाती है। इस प्रकार से आपकी प्रोडक्ट दूसरे देश में जाकर के बिक सकती है। तो इस प्रक्रिया से क्या किया जा सकता है, आपका जो है स्टॉक जो है, जो एक्स्ट्रा उत्पादन, अतिरिक्त उत्पादन है, उसको संतुलित किया जा सकता है। ये दो प्रक्रियाएं हम लोगों ने मुख्य रूप से देखा। अब अगर इसके अतिरिक्त कोई प्रक्रिया हम लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग देखें तो क्या हो सकती है, तो अब स्टोरेज करने की व्यवस्था हम लोगों ने देखा कि स्टोरेज की आवश्यकता सरकार कर सकती है। नहीं तो तीसरी ये होती है कि वस्तु को नष्ट कर दिया जाए, जो एक्स्ट्रा वस्तु है उत्पादित है उसको नष्ट कर दिया जाए और उसके बदले में सरकार सब्सिडी उन लोगों को प्रोवाइड कर दे जिन लोगों ने प्रोडक्ट को उत्पादित किया था। ये तीन परिस्थितियां हम लोगों को अधिक उत्पादन के वजह से अगर मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको संतुलित करने का कारोबार होता है। ये स्थिति हमारी मुद्रास्फीति को संतुलित करने का प्रक्रिया होता है। अब रही बात कि सरकार जो ये मुद्रा अस्फीति या मुद्रा संकुचन को संभालने के लिए जो क्रिया करती है, इसको क्या कहती है, यहाँ भी एक प्रश्न आपके पास उत्पन्न होता है। तो यह जो मुद्रा संकोचन या मुद्रा अस्फीति या डिफ्लेशन को सुधारने के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जो भी विभिन्न कार्य जो हम लोगों ने तीन कार्य आपको बताया सरकार द्वारा की जाती है, महत्वपूर्ण कार्य, इस तीनों कार्य को कहा जाता है रिफ्लेशन शब्द से संबोधित किया जाता है। रिफ्लेशन हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग होता है मुद्रा संस्फीति। हिंदी में कहते हैं इसको मुद्रा संस्फीति। ये मुद्रा संस्फीति की प्रक्रिया लगा करके सरकार क्या करती है, इन चीजों को संतुलित करती है। ये वजह होती है हम लोगों को मुद्रा संकुचन को संभालने की प्रक्रिया। अब एक हम लोगों के पास जो हम लोग रिफ्लेशन कहलाती है, जो तीनों प्रक्रिया हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोगों के पास प्रश्न आता है, ये रिसेशन की स्थिति जो हमने बताया, रिसेशन की स्थिति हमने बताया जिसमें लोगों की आय में कमी की वजह से अगर बाजार की जो वस्तु है, अगर वस्तु का उत्पादन संतुलित है और बाजार में मांग उसकी घट गई है, तो वहाँ पर जो है रिसेशन की स्थिति यानी मंदी की स्थिति, इस स्थिति को कहते हैं। तो ऐसे में इसको सुधारने के लिए सरकार क्या करेगी, ये भी सुधारने की क्रिया हमारी रिफ्लेशन ही कहलाएगी। लेकिन यहाँ क्या करेगी, तो चूंकि हमने बताया कि आय में कमी हो, तो आय में अगर कमी है तो आय में वृद्धि करने के कार्य किया जाएगा सरकार के द्वारा। सरकार देखेगी कि क्यों, क्या वजह है कि जिसकी वजह से कि आय में कमी हो गई। तो रोजगार में अगर कमी है इस वजह से हो सकता है, तो रोजगार वृद्धि करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट उन सभी सेक्टर्स में रोजगार बढ़ाने का कार्य करेगी जिससे कि बाजार की जो है आपकी मंदी की जो स्थिति है वो दूर हो, लोगों के पास आय का स्रोत बढ़े। पहला चीज होता है। दूसरा कारण क्या, दूसरा उपाय हम लोग देखते हैं इसका क्या होता है। जैसे रिसेशन का दूसरा कॉज क्या हो सकता है कि आय में कमी का कारण क्या हुआ कि सैलरीज कम हो गए। अगर सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति कमा रहा है 50,000 और वहाँ पर उसकी अब सैलरी कट हो गई और कट होकर के अगर उसको 15,000 में जॉब करने की नौबत आ गई, तो अब 15,000 में ही वो व्यक्ति अगर काम करेगा तो वो तो खर्च करने की क्षमता उसकी घटी। जहाँ 50,000 कमाता था वह व्यक्ति, तो वो खर्च कर सकता था, वो कम से कम 25,000 खर्च कर सकता था, 30,000 खर्च कर सकता था। तो 30,000 जो खर्च करता तो बाजार के विभिन्न वस्तुओं पर उसका खर्च होता, खाने के पदार्थों से लेकर के पहनने से लेकर के बाकी जो भी जितने भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर उन सभी चीज़ों पे खर्च होती है। तो ये विभिन्न चीज़ों पर जो खर्च होती है तो बाजार में डिमांड क्रिएट होता है, मांग क्रिएट होता है। अब उसकी आय घट करके उसके अतिरिक्त भी अगर हम लोग देखते हैं, अगर उसके पास बच भी जाता है 20% अगर वो सेविंग भी कर लेता है, तो सेविंग करता कहाँ है, ले जाएगा बैंक में जाकर जमा करेगा। तो बैंक में जमा करता है तो बैंकों के पास पैसा का फ्लो बना, फिर बैंक क्या करेगी, उस पैसे को बाजार में ला करके डालेगी, फिर बाजार में डिमांड क्रिएट होता है, ऋण के रूप में वो आता है बाजार में पैसा। उसी तरह अगर वह व्यक्ति उसके पास पैसा एक्स्ट्रा हो गया बैंक में जमा करने के बाद, उसको क्या करेगा, अगर और लगता है कि हम पैसा का कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्ट कहाँ करेगा, तो ले जा करके इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह में लगाएगा। वैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा जहाँ से कि उसको लगता है कि हम सरकार का टैक्स बचाना चाहेगा, तो टैक्स वाले सेक्टर्स में, वैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा जहाँ सरकार की टैक्स की कटौती, टैक्स में जमा करने से TDS वगैरह कम हो जाता, उसका कटता है, डिडक्शन कम हो जाता है, वैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा। तो उस प्रक्रिया के तहत भी उसका निवेश हो रहा है।
बैंक में निवेश हो, इंश्योरेंस पॉलिसीज में निवेश हो, या वैसे सेक्टर्स में निवेश हो जहाँ की सरकार की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। तो 50,000 वो व्यक्ति कमाया तो उसका निवेश किया, कहीं ना कहीं निवेश किया, या फिर बाजार का डिमांड क्रिएट किया। तो बाजार में डिमांड क्रिएट करेगा तो मंदी क्या होगा, दूर होगा। जैसे जैसे बाजार में डिमांड निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो बाजार का डिमांड बढ़ेगा तो मंदी दूर होगी। ये प्रक्रिया हम लोगों ने देखा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति की सैलरी 15,000 है, तो 15,000 जिस व्यक्ति की सैलरी अब घट करके 50 से चली है या 20,000 हो गए, तो उसकी खर्च करने की क्षमता भी घट गई, क्योंकि सैलरी घट गई तो खर्च करने की क्षमता घट गई। अब खर्च आप कम करेंगे तो बाजार में डिमांड कम होगी, बाजार में डिमांड कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है मंदी की स्थिति बनी रहेगी। अब ऐसे स्टेज में सरकार फिर क्या देखिए कि हम कैसे, एक तो आय में वृद्धि कर दिया गया, तो आय में अगर वृद्धि हुआ तो उस वजह से हुआ। सरकार जो है मंदी को दूर करने की सरकारी खर्च भी बढ़ाती है, बहुत सारी चीज़ों पर ऐसे व्यर्थ खर्च करना शुरू कर देती है जहाँ की उससे उत्पादन नहीं होता है। फ्री बाजार में ऐसे सोर्स लगाती है जिसके माध्यम से कि बाजार का डिमांड जो है सो बढ़ जाए, स्वतः जो है सो रिसेशन की स्थिति से लोग बाहर निकलने लगे, लोगों के पास पैसा बढ़े, और विभिन्न प्रकार की योजनाओं चलाएगी। योजना के तहत आपको फंडिंग वगैरह कर देगी। फंडिंग करके, जैसे हम लोग एक अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं, कोरोना काल में अमेरिका में, हमारे भारत में 500-500, 1,000 रुपया सरकार ने उन लोगों को डाला जो जनधन खाते के अंतर्गत आते थे, बीपीएल के दायरे में, जिनके पास जनधन खाता था उनके खाते में डाला गया। संभवतः काफ़ी लोगों की संख्या में डाली गई, सबके खाते में नहीं लेकिन डाली गई। अमेरिका में ऐसा देखा गया कि अमेरिका में सरकार ने 5-5 लाख रुपया ईच पर्सन्स वो उसने जो है सो लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। तो लोगों के अकाउंट में 5-5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया, तो वहाँ तो लोगों के पास काफ़ी पैसा आ गया। अब वहाँ जो लोगों के पास काफ़ी पैसा आ गया तो वो लोग खर्च तो उसको करेंगे, तो वहाँ जो मंदी की सिचुएशन थी उसको बैलेंस करने के लिए सरकार ने लोगों के पास फंडिंग कर दिया, पैसा दे दिया। तो इस प्रकार से योजनाएं बना करके अगर सरकार जो पैसा फंडिंग करती है लोगों के बीच में किसी योजना के तहत, किसी प्लान के तहत, तो उससे भी आपकी मंदी की स्थिति क्या होती है, दूर होती है, रिसेशन की स्थिति दूर होती है। ये जो भी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा आपको मुद्रा अस्फीति की अवस्था को बाजार से दूर करने की प्रक्रिया होगी, इसमें आरबीआई भी काम कर सकती है। अब आरबीआई क्या करेगी, जैसे ब्याज दरों को घटा दिया मान लिया या बढ़ा दिया, जैसे मान लीजिए ब्याज दर अगर घटाती है तो लोग ऋण लेना पसंद करेंगे। अब ऋण लेना पसंद करेंगे तो लोगों के पास ऋण आएगी तो फिर बाजार में जाकर के खर्च करेंगे, अपने पास तो कोई पैसा रखता नहीं है। तो उसके लिए क्या करेगी कि आरबीआई जो है ऋण का दर घटा देगी। अगर मुद्रा ये रिसेशन मंदी वाली स्थिति है तो उस स्टेज में ऐसा किया जाएगा ताकि लोगों के पास पैसा आ जाए। उसके लिए आरबीआई एक और काम करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की एक प्रक्रिया होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस की प्रक्रिया में भी वो संतुलन बनाने की कोशिश करेगी, उसके माध्यम से बाजार में पैसा का फ्लो बनाने की कोशिश करेगी। ये आरबीआई का जो प्रोसीजर्स हुआ, मतलब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि बाजार में करने की कोशिश की जाएगी अगर उस वजह से ऐसी समस्या, मंदी की स्थिति, मुद्रा की कमी, इनकम की कमी की वजह से उत्पन्न हुई है तो उस स्थिति के लिए। तो ये हम लोगों ने देखा मुद्रा संकुचन, डंपिंग, रिफ्लेशंस या मुद्रा संस्फीति या मंदी, रिसेशन हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा, राशि पतन देखा, ये सब जो चीज़ें देखे। अब हम लोगों के पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन। उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन शब्द को हम लोग समझते हैं कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। अब स्टैगफ्लेशन एक ऐसा टर्म है जिसको हिंदी में उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है मुद्रास्फीति जनित मंदी, उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग होता है मुद्रास्फीति जनित, मुद्रास्फीति जनित मंदी। मतलब इसमें दो चीज हम लोगों को दिख रही है, एक तो मुद्रास्फीति दिख रही है और दूसरी मंदी दिख रही है, और कहा जा रहा है कि मंदी जो आई इसका कारण क्या है, मुद्रास्फीति है। यही स्थिति हमारी स्टैगफ्लेशन कहलाती है। मतलब मंदी है और मुद्रास्फीति भी है, दोनों है। अब देखिए दोनों एक साथ होना कैसे हो सकता है, किस स्थिति में दोनों चीजें हो सकती हैं। जब मंदी मुद्रास्फीति के कारण, जैसे महंगाई बहुत ज्यादा अगर बढ़ गई है, प्राइस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो अब प्राइस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए कि कीमत बहुत, जैसे पेट्रोलियम का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वर्तमान परिदृश्य में हम लोग देखते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू सापेक्षता, तो अब आप क्या करेंगे, पेट्रोलियम का खपत करना कम चाहेंगे आप। तो आप जहाँ ट्रैवलिंग जो है आप किसी व्यक्तिगत गाड़ी से करते थे, उसको आप क्या करेंगे, अब आप भाड़े की गाड़ी से जाना चाहेंगे। या वर्तमान परिदृश्य में तो हम लोग दोनों अपोजिट देखते हैं, आपको व्यक्तिगत गाड़ी से जाना ज़्यादा सुविधाजनक हम लोगों को दिख रहा है, क्योंकि भाड़े की चीज़ें जो है वो ज़्यादा महंगी दिख रही हैं।
क्योंकि जितना प्राइस में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बाइक से अपने जाकर कहीं से जाकर चले आ सकते हैं, अगर 2 आदमी गए और जाकर चले आए, उससे डबल चार्जेस हम लोगों को बस का फेयर एंड अदर फेयर्स वगैरह में देना पड़ रहा है। तो वहाँ हम लोग मंदी के सिचुएशंस में देखते हैं, अगर महंगाई ज़्यादा हो गई तो महंगाई ज़्यादा होने की वजह से क्या किया लोग, अब खपत कम कर सकते हैं, चाहे उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। जैसे ट्रैवलिंग की बात करते हैं, जहाँ कोई व्यक्ति 4 बार ट्रैवल करता था, वहाँ पर वो क्या करेगा, कम करेगा, 3 बार करेगा, 2 बार करेगा, ताकि उसकी बैलेंस संतुलित बनी रहे, संतुलन बनी रहे। तो अब इस वजह से क्या हुआ कि उसने जो कमी किया, सपोज कि ये ट्रैवलिंग कम कर दिया, तो फिर सोर्स ऑफ इनकम ट्रैवल्स का जो था, जो परिवहन था, उसका सोर्स ऑफ इनकम घटेगा, उसके पास मंदी की स्थिति देखी जाएगी। अगर हम लोग पेट्रोलियम की बात किए कि पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ा तो हम लोगों ने उसका डिमांड कम कर दिया, उसका खपत हम लोग कम कर दिए। तो अब कम सब खपत जो कम किए तो उस वस्तु का डिमांड कम हुआ, वस्तु का डिमांड होगा तो फिर प्रोड्यूसर जो है वो प्रभावित होगा, उससे प्रोड्यूसर प्रभावित होगा। तो अब उससे क्या होता है कि सिर्फ प्रोड्यूसर प्रभावित नहीं होता है, प्रोड्यूसर के पास जब डिमांड कम होगा तो उत्पादन को रोकेगा। उत्पादन के रोकने से समस्या क्या आएगी, गौर करेंगे, जैसे उत्पादन रुकेगा तो एम्प्लॉयज़ की छंटनी करेगा, क्योंकि वैसे एम्प्लॉयज जहाँ वो उत्पादन सपोज कीजिए कि 1000 मीट्रिक टन का कर रहा था, अब अगर उसको घटाना पड़ रहा है, वो 80 मीट्रिक टन, उसको 800 मीट्रिक टन अगर उसको उत्पादन करना पड़ रहा है, तो बाकी 200 मीट्रिक टन में जितने लोग लगे हुए थे एम्प्लॉयमेंट में, उसको तो घटाएगा, कम करेगा, मिनिमाइज करेगा, क्योंकि उसको सैलरी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अदर फैसिलिटीज, बहुत सारे एक्सपेंसेस उसको जो है सो घटाना पड़ेगा। अब वो जो घटाने का कार्य करेगा, यह क्रिया इस वजह से हुई क्योंकि मुद्रास्फीति की वजह से मंदी बाजार में दिख गई, तो एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आएगी, एम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी तो ये और ज़्यादा प्रभावित करेगा, फिर लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम कम होगा, सोर्स ऑफ इनकम कम होगा, जब एम्प्लॉयमेंट जाएगी, जॉब नहीं रहेगी तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो आप खरीदारी कहाँ से करेंगे, फिर बाजार और असंतुलित होते चली जाएगी, यानी बाजार में डिमांड घटने लगेगी। अब ऐसी स्थिति को जो है, यही स्थिति जो है हमारी कहलाती है स्टैगफ्लेशन। जब महंगाई अधिक होने की वजह से लोग जो है बाजार में डिमांड कम कर देते हैं, तो इस स्थिति को जो मंदी देखी जाती है, जो मंदी आती है, जिसका कारण जो है सो महंगाई होता है, अत्यधिक महंगाई होना, यही स्थिति इंग्लिश में स्टैगफ्लेशन कहलाती है, हिंदी में मुद्रास्फीति जनित मंदी कहलाती है। तो ये मुद्रास्फीति जनित मंदी जो है महंगाई अधिक होने की वजह से हुई। फिर इसको भी संतुलित करने के लिए सरकार को वही कार्य करनी पड़ेंगे कि बाजार में जो है सो उसको महंगाई को जो है सो कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे कड़वा तेल का खपत लोग कम करेंगे, क्योंकि प्राइस में काफ़ी चेंजेस हैं, काफ़ी वृद्धि है, तो लोग चाहेंगे कि हम कम से कम में हम खर्च निकालें। तो अब उसका वजह फिर दूसरी चीज़ों पर पड़ता है, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों पर पड़ता है जहाँ जो लोग उस पर डिपेंड हैं, उस पर निर्भर होते हैं। सपोज कि जैसे हम लोग अगर सरसों तेल का हम लोग बात करते हैं तो सरसों तेल का भारत सरकार ने इम्पोर्ट रोक लिया है। मलेशिया से भारत सरकार की सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होती है। भारत में अगर हम सरसों तेल का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्यों 200 रुपये नियर अबाउट प्राइस पाया जा रहा है, जो 100 रुपीज़ प्राइस थी, तो वर्तमान में हमने देखा कि उसमें भारत सरकार जो है लगभग 40,000 करोड़ डॉलर, 40,000 करोड़ रुपये का भारत का जो अपना मार्केट है, अपना बाजार जो है, वह भारत में 40,000 करोड़ रुपये का हम लोग सरसों का तेल भारत में प्रोड्यूस करके और ख़रीदते हैं, मतलब बिक्री होती है एक साल में। यहाँ की कंपनियाँ उसका बाजार उसको बनाई हुई है, और 75,000 करोड़ रुपए का हम लोग बाहर से आयात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 70% जो है हमारे देश में जो सरसों का तेल खपत होता है, उसके लिए हम लोग विदेशों से आयात 70% करते हैं, 30% ही हमारे देश में उत्पादित हो पाता है। सरकार ने अगर सरसों का तेल का इम्पोर्ट रोक दिया, तो इम्पोर्ट रोकने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1% हमारे यहाँ का उत्पादन सिर्फ या यहाँ की जो व्यवस्था है जो प्रभावित हो गई है। अब जितने लोग आयात पर निर्भर थे, जिनका जो है सो बिजनेस था वहाँ से ला करके यहाँ पर बेचना, उनका आयात प्रभावित हो गया। अब आयात प्रभावित हो गया तो सिर्फ बिजनेस वहाँ 2 देशों के बीच का नहीं खराब हुआ, उस पर जितने लोगों की डिपेंडेंसी थी, हम लोग प्राइस लेवल अधिक देख ही रहे हैं, और जितने लोग उसके ऊपर निर्भर थे, जिनका कारोबार डेवलप हो रहा था, उनका कारोबार प्रभावित हुआ। इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी फॉर्च्यून कंपनी है, फॉर्च्यून कंपनी जो है सो सरसों तेल की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, जो अडानी समूह का होता है। तो अब ये जितना मुनाफाखोरी होगा, क्योंकि किसान जो है, किसान के पास तो जितनी उपज होती है वो तुरंत देने देर वो लगभग बेच देते, उत्पादन के तुरंत बाद सप्लाई कर देते, क्योंकि बड़े किसानों की संख्या भारत में कम है। जितने किसान हैं, किसान मध्यम वर्गीय और छोटे किसान होते हैं, कम उत्पादन उनके पास होता है, और वो जब उत्पादित करते हैं तो उनके पास लेबिलिटी ज़्यादा होती है, प्लस घर का खर्च है, चाहे तरह तरह की चीज़ें होती हैं। वो उत्पादन किए और उनके लिए
10,000, 20,000, 50,000 जो भी प्राइस होता है लाख रुपये बहुत महत्व रखता है, वो तुरंत उसको बाजार में सेल कर देते हैं। तो उस वक्त जो उन लोगों ने किया, बाजार को बेच दिया, बाजार में ले जा करके उस चीज़ों को उनको बेच दिया। और खरीदा कौन? तो जितने स्टॉकिस्ट थे, जिनके पास स्टॉक करने की कैपेसिटी थी, बिजनेसमैन थे, उन लोगों ने उसको खरीद लिया। और अब उसका जो है उन लोगों ने जो डीलिंग किया, किससे किया? जो आपकी बड़ी फॉर्च्यून कंपनी है या जो भी बड़ी कंपनियां हैं उसके साथ उन लोगों ने डीलिंग कर दिया। अब डीलिंग कर दिया तो बीच में कमाया किसने? व्यवसायी ने कमाया। और तीसरा कमाया वह पर्सन जो कंपनी वाला है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्राइस अगर पहले उसने खरीद कर रख लिया है तो उसका मुनाफा ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि बाजार में सप्लाई कम हो गई है। तो किसान को इसका प्रॉफिट कुछ नहीं दिख रहा है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो कमाई किसान कर रहे हैं, लेकिन किसान के पास था कहाँ जो बेचेगा। अगर जो भी लोग इस तरह से हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं, उनको ये बात पता होता है कि किसान की कमाई क्या होती है, किसान कैसे होते हैं। किसान की छोटी इनकम होती है, छोटा उनकी कैपेसिटी होता है। लेकिन स्टोरेज इसमें एक बड़ा जो है सो भूमिका हम लोग देख रहे हैं। किसान बिल के अंतर्गत जो प्रक्रिया है, स्टोरेज को भ्रष्टाचार के दायरे से बाहर कर दिया गया है, कालाबाजारी नहीं रखा गया है। तो उस स्तर से हम लोगों को दिख रहा है कि किसानों के पास स्टोरिंग कैपेसिटी लगभग नहीं है। इस वजह से समस्या क्रिएट होती जाए। तो आज सरसों का तेल का प्राइस दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, और ये मुनाफा जो कमाने की प्रक्रिया है, ये कमाने का प्रक्रिया उन लोगों के पास चला जाए जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी देश की कंपनियां हैं। अब ऐसे स्टेज में जो है महंगाई बढ़ी हुई, महंगाई बढ़ी, तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ उसकी कमी करेंगे। तो ये स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जो महंगाई अधिक होने की वजह से होती है। तो हम लोगों ने आज पढ़ा, आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि मुद्रा संकुचन क्या होता है, मुद्रास्फीति यहाँ क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, हम लोगों ने उसको पढ़ा, कैसे उसको संभाला जाता है, मंदी क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, हम लोग डंपिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और स्टैगफ्लेशन क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग हुई होगी। आपके उज्जवल भविष्य और सुखद जीवन की शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।